एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। वो होगा इमोबिलाइजेशन। ठीक है। तो आप में से आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ हो, फ्रैक्चर के बाद में जब आप कास्ट लगवा लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जिसको बोलते हैं, वो लगवाने के बाद में जो पर्टिकुलर 4 वीक 1 मंथ या फिर सो ऑन है ना 6 वीक या और ज़्यादा का जो ड्यूरेशन टाइम होता है उसको बोलते हैं इमोबिलाइजेशन पीरियड। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उसकी इमोबिलाइजेशन पीरियड में आपके स्किन में और मसल्स में क्या क्या चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपको रीस्टोर हम आपकी कैपेसिटीज़ मसल्स की, जॉइंट्स की, स्किन की करने में टाइम लगता है और फिजियोथेरेपी की क्यों ज़रूरत है। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात करेंगे यहाँ पर स्किन चेंजेस। स्किन आपने देखा होगा जब आप कास्ट रिमूव करते हैं तो उसमें स्किन आपकी स्केली, थोड़ी सी ड्राई, पेची या ऐसी थोड़ी सी वार्म लगती है ना कंपेरेटिवली। ठीक है। ये सारे चेंजेस स्किन में आते हैं। उसके अलावा अगर कास्ट लंबे समय तक रहता है तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो एडवांस लेवल पे जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा मसल्स में क्या क्या होता है, जॉइंट्स में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जॉइंट आपका स्टीफनेस में चला जाएगा। ठीक है। पर्टिकुलर पोजीशन में ही रह जाता है और उसके बाद में जब आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं तो पेनफुल होता है और उसको बहुत टाइम लगता है अपनी पुरानी वाली रेंज में आने में। ठीक है। तो मसल्स में और आपकी जो लिगामेंट्स, टेंडन्स, आपकी जो सॉफ्ट टिश्यू की मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो सॉफ्ट टिश्यू में हो जाती है स्कारिंग की प्रोसेस जिसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंसिजन। जैसे कि अगर आपको फ्रैक्चर में स्टिचेस आए हैं तो आपने देखा होगा कि वो स्टिचेस तो हील हो जाते हैं या कई बार रिमूव हो जाते हैं, लेकिन जो स्कारिंग रह जाती है वो बहुत ही हार्ड रहती है और अगर आप उसको टच करते हो तो बहुत पेनफुल होती है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो रह जाती है इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। और मसल्स की बात करें, मसल्स में क्या होता है अगर आपने देखा हो तो जैसे आप कास्ट रिमूव करते हो तो कास्ट रिमूव करने के बाद में आपने देखा होगा कि आपकी जो लिम्ब है जिस पे कास्ट लगा हुआ था वो आपकी जो अनअफेक्टेड लिम्ब है उससे काफ़ी ज़्यादा स्मॉल दिखती है ना, यानी कि वहाँ का मस्कुलर मास कम हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी डिमांड पे वर्क करती है। आपकी बॉडी को जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप वेट बियरिंग बंद कर देंगे, वेट बियरिंग एक्टिविटी ही प्रेशराइज करती है बॉडी को। ठीक है, कि सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो और एक न्यूट्रिएंट के बीच में जो बैलेंस है वो बना रहे। तो जब आपकी वेट बेरिंग एक्टिविटी बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम आपका यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होने लग जाता है एक्स्ट्रा अमाउंट में। और कई बार ये हो जाता है कि जो आपकी इंटेस्टाइन है जिसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से जो आपकी बोन मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है और कैल्शियम का लॉस ज़्यादा होने लग जाता है। यही एक रीज़न है कि जिसकी वजह से आपको इस समय कैल्शियम ज़्यादा लेने को बोला जाता है, क्योंकि एक तरफ आपको कैल्शियम की ज़रूरत है क्योंकि आपको बोन हीलिंग करानी है और दूसरी तरफ आपका कैल्शियम जो है वो लॉस में चला गया है। क्यों? क्योंकि आप इनएक्टिव हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है और ये सारे चेंजेस होते हैं एडाप्टिव चेंजेस। एडाप्टिव चेंजेस मतलब एडजस्टमेंट। आपकी जो पर्टिकुलर अभी पोजीशन है उसमें हमारी बॉडी फटाफट से एडजस्ट हो जाती है, तो इसलिए इन सारे चेंजेस को हम लोग बोलेंगे एडाप्टिव चेंजेस। अब फिजियोथेरेपी क्या करती है ऐसा? ठीक है। तो फिजियोथेरेपी आपके जॉइंट की, आपके मसल्स की जितनी भी कैपेसिटी है, फंक्शनल कैपेसिटी, आपकी स्ट्रक्चर कैपेसिटी, केमिकल कंपोनेंट्स, इन सारी चीज़ों को वापस से रिस्टोर करती है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये, आप ये सारे इफ़ेक्ट को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये होगा कि आपका जो पीरियड है इमोबिलाइजेशन का वो बहुत कम हो, है ना। पर वो डिपेंड आप पे नहीं करता, वो आपके सर्जन पे डिपेंड करता है ना, आपकी कॉम्प्लिकेशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सर्जरी हुई है और पार्ट्स पे भी डिपेंड करता है, आपके अपर बॉडी की पार्ट है, लोअर बॉडी के पार्ट है या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से इमोबिलाइजेशन का पीरियड वेरी करता है। ठीक है। अब कंपेरेटिवली अगर मैं देखूँ तो जो अपर बॉडी की हीलिंग होती है वो कंपेरेटिवली जल्दी हो जाती है। वेट बेयरिंग पे आप जल्दी शिफ्ट होते हो लोअर बॉडी की। जैसे कि अगर आपको फुट में इंजरी हो गई तो आपको रिटर्न टू अपने नॉर्मल रूटीन में आने में 6 मंथ से अबव भी लग जाते हैं, कई बार 6 मंथ लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि सामने वाला कितना एक्टिव है, कितना कोऑपरेटिव है। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपकी अपर बॉडी में इंजरी हुई है तो उसकी हीलिंग की प्रोसेस तो सेम ही रहती है, लेकिन उसकी रिकवरी की प्रोसेस कई बार फास्ट हो जाती है। ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिनिमाइज़ करने के जो मैं बात कर रही थी वो ये कि ये मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। मिनिमाइज़ ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ कास्ट लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जॉइंट आपका फ्री है, रिस्ट जॉइंट, फिंगर्स आपके फ्री है, थंब फ्री है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका एल्बो फ्री है, जैसे कि जो मैं इस केस में आपको दिखाने वाली हूँ ना, उसको मान के चल रही हूँ कि मैं जो केस डिस्कस कर रही हूँ उसमें रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये जॉइंट फ्री है, ये जॉइंट फ्री है, और उसके बाद में एल्बो भी फ्री है, आपका शोल्डर भी फ्री है। तो ये सारी जो चीज़ें फ्री है, इनकी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी और कोशिश करनी पड़ेगी कि जो आपकी इमोबिलाइजेशन के इफ़ेक्ट हैं वो कम से कम हो। इसीलिए इमोबिलाइजेशन के पीरियड में फिजियोथेरेपी और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। लेकिन कई बार लोगों को पता नहीं होता, लोगों को ये लगता है कि अरे अभी तो कास्ट रिमूव नहीं हुआ, अभी फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर लेंगे, बट ये सारी चीज़ें मिनिमाइज़ कर सकते हो आप। अब ये ऊपर तक इस जॉइंट को मूव करवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस का बेसिकली ये है कि ये जो आपके सारे जॉइंट है ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, ठीक है। तो अगर एक जॉइंट स्टिफ होता है तो दूसरे जॉइंट पर भी स्टिफनेस आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो आपकी मसल है वो कई बार दो या एक जॉइंट से होके गुजरती है, तो वो भी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि जो कास्ट के बाहर का लिम्ब है उसको आप मूव करवाते हैं, है ना। उसके अलावा जो स्किन के चेंजेस हैं, हाँ, वो भी आप रिमूव कर पाएंगे जितना हो सके। आपकी स्टीफनेस कम आएगी, आपके सॉफ्ट टिश्यू की स्कारिंग जो होगी वो सॉफ्ट होगी, पेन कम होगा। जब बाद में आप रिकवरी के स्टेज में जाएंगे तो एकदम से आपको नया नया नहीं लगेगा, आपकी बॉडी उसके लिए अडाप्ट हो चुकी है कि आप इतने टाइम से एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अब जब आपको एक्सरसाइज एकदम से दी जा रही है इतनी सारी, तो आपको नया जैसा नहीं लगेगा, आप ऑलरेडी उसको कर पाएंगे और आपको जल्दी से रिकवर आ जाएंगे और नॉर्मल लाइफ में आने में बहुत फास्ट ही प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो मैं बात करूँगी वो मैं ये करूँगी कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। फिजियोथेरेपी आपकी सारी फिज़िकल कैपेसिटी को रिस्टोर करती है, ठीक है। और जब आप इमोबाइल रहे हैं तो क्या हुआ है, आपकी फिज़िकल कैपेसिटी का लॉस हुआ है, तो आप उसी को रिस्टोर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये सारी चीज़ें रिस्टोर करने में फिजियोथेरेपी का कैसे इम्पोर्टेंस रोल है, तो चलिए हम देखते हैं एक केस जो मैं आपको भी बताती हूँ, और आप देखिएगा कि उसमें स्किन में क्या क्या चेंजेस आए। और फिजियोथेरेपी जब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे तुरंत कास्ट रिमूव होने के बाद, तो उसमें क्या क्या स्टार्टिंग में स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस उसके साथ साथ अगर आप घर में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं विथ मेडिकल सुपरविज़न, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हियर यू कैन सी स्किन चेंजेस एंड ये देखिए, ये आप हाथ टेढ़ा जो है ना, ये दूसरा वाला, पहले फ्रैक्चर था उसकी वजह से, बट अभी के जो ये स्टिचेस हैं, रैशेस हो गए हैं स्किन पर, स्कैली थोड़ी सी ड्राई हो गई और बहुत गर्म सी लग रही है, ठीक है। ये अभी कास्ट तुरंत रिमूव हुआ है और उसके बाद का ये वीडियो है। तो रेडियस अल्ना का फ्रैक्चर था इसमें, तो इसमें अब हम मूवमेंट स्टार्ट करवाएंगे। तो ये स्टार्टिंग मूवमेंट आपके जनरल एक्सरसाइजेज ये होती है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, वो ये कि आपका जो जॉइंट मूव कर रहा है उसके पास वाला जो प्रोक्सिमल जॉइंट है वो स्टेबल रखना है। जैसे कि मेरा हाथ देख रहे हो आप, मैंने उसको पकड़ रखा है, उसके बाद में हाथ मूव हो रहा है। और ये वाला, ये पूरा लेके जाना है, कलाई से मुड़ेगा ये जनरल एक्सरसाइजेज स्टार्ट होती हैं तुरंत आपका जब पीओपी रिमूव होता है उसके बाद। इसमें भी ये देखा आपने, मैंने हाथ से इसको कैसे होल्ड कर रखा है, ये होल्ड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाले मूवमेंट, जब हम ताला चाबी खोलते हैं या फिर कोई दूसरी स्क्रीविंग एक्टिविटी करते हैं तो उसमें ये वाले मूवमेंट बहुत यूज़ में आते हैं। तो ये मूवमेंट भी वापस से रिएक्टिव करने पड़ेंगे और उसको मसल्स को वापस से एक्टिव करना पड़ेगा जो इतने टाइम से एक पर्टिकुलर स्टेट में थी। तो ये सारे मूवमेंट जनरल एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, इससे ब्लड फ्लो एकदम से स्टार्ट होगा, मसल सारी अपना वर्क वापस से लर्न करेगी, ठीक है। ये एल्बो के मूवमेंट है। इसके बाद में आपको शोल्डर के मूवमेंट और ये सारी एक्सरसाइज है स्टार्टिंग में। अब आप देखिए इसमें स्किन चेंजेस दिख रहे हैं आपको कुछ, या फिर उसके अलावा जो आप देख सकते हैं वो ये कि मसल मास देख पा रहे हैं आप, एक हाथ मोटा लग रहा है, एक हाथ पतला लग रहा है। जो अभी रिसेंट का फ्रैक्चर था उस हाथ में रेशेस दिख रहे हैं, ये वाला हाथ देखिए पतला लग रहा है, ये वाला मोटा लग रहा है। तो बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो गई यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलेगी 15 डेज़ के बाद में। फिर हम वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाएंगे हल्की हल्की,
और अभी इसके बाद में आप मेरा देखेंगे एक फ़ीडबैक का वीडियो, जो मेरा एक पेशेंट का केस था, जो सेम केस था, उसको भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे और पोस्ट सर्जाइकल स्टीफनेस का केस था, जिसकी रिकवरी के बाद का एक फ़ीडबैक वीडियो है जो आप इसके बाद में देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुकेश जैन, जावद यूनिवर्सिटी, राजस्थान गवर्नमेंट में सर्विस है। मेरे हाथ के अंदर 2 फ्रैक्चर हो गए थे, जिसमें एक में 3 प्लेटें और एक में 1 लगी, और मेरा हाथ बहुत ही जकड़ा हुआ था, जाम था। यहाँ आने पर मेरे करीब 80% आराम है। 2 माह में मेरे को काफ़ी आराम है और मैडम का ट्रीटमेंट भी सराहनीय है। धन्यवाद।